नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम का एमएसएन चल रहा है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इन्फ्लामेशन किसके अंदर हो रहा है। बाउल के अंदर। बाउल का मतलब होता है बाउल इज जस्ट रिलेटेड विद इंटेस्टाइनल पार्ट। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन है, ये क्या है इंटेस्टाइन, या ये क्या है इंटेस्टाइन है। और इंटेस्टाइन में ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इन्फ्लामेशन किसके अंदर हो जाना, इंटेस्टाइन के अंदर, बाउल के अंदर हो जाना, वो कंडीशन कहलाती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। It is inflammation into the part of, या कह सकते हैं यहाँ पर into the intestinal part, intestinal part. It is inflammation into the intestinal part is known, या कह सकते हैं intestinal part which is, यहाँ पर which involve small intestine and large intestine। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा हमने इट इज़ इन्फ्लामेटरी या इन्फ्लामेशन इनटू द इंटेस्टाइनल पार्ट विच इन्वॉल्व स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ का इन्फ्लामेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन के पार्ट का हो रहा है जो विच इन्वॉल्व स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल को भी इन्वॉल्व कर रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन को भी इन्वॉल्व कर रहा है, इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व कर रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व कर रहा है। तो दोनों के लोकेशन, यानी दोनों के इन्फ्लामेशन होने की लोकेशन के अनुसार यहाँ पर इसको पर्टिकुलर दो टाइप में इसे कैटेगराइज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लामेशन की लोकेशन, यहाँ पर कह सकते हैं इन्फ्लामेशन की लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में है या लार्ज इंटेस्टाइन में है, उसके हिसाब से या उसके अनुसार इसको पर्टिकुलर दो डिसीज़ के अंतर्गत और बांटा गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, it is classified into two disorder। क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू डिसऑर्डर। यहाँ पर कहने का मतलब डिसऑर्डर में यहाँ पर कह सकते हैं जो इन्फ्लामेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में है या लार्ज इंटेस्टाइन में है, उनके अनुसार, उसके अनुसार पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ को दो डिसीज़ के अंतर्गत बांटा गया है। जो सबसे पहला है यहाँ पर है अल्सरेटिव कोलाइटिस। पहला क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट है क्रोन्स डिसीज़। क्रोन्स डिसीज। सबसे पहले क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, नेक्स्ट है क्रोन्स डिसीज। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद दोनों में हम डिफरेंट क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब क्या होता है, इसके पहले हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर है कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इनटू द कोलोन। यहाँ पर क्या है, इन्फ्लामेशन इनटू द कोलोन। और यहाँ पर एक वर्ड और यहाँ पर है जिसका नाम है अल्सरेटिव। अल्सरेटिव का मतलब होता है अल्सर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन्फ्लामेशन एंड
एंड अल्सर फॉर्मेशन into the large intestine is called ulcerative colitis। यहाँ पर क्या मतलब है? इन्फ्लामेशन एंड अल्सर फॉर्मेशन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या दे रहा है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। यहाँ हमने इसीलिए डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। अल्सरेटिव कोलाइटिस पहली डिसीज़ है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के अंदर, और नेक्स्ट क्या है? क्रोन्स डिसीज़। तो इन्फ्लामेटरी जो हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो इन्फ्लामेशन यहाँ पर दे सकते हैं कोलाइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अल्सर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इन्फ्लामेशन एंड अल्सर फॉर्मेशन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसके अंदर हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट यहाँ पर होता है क्रोन्स डिसीज। ये जो कंडीशन पर्टिकुलर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये किसके अंदर हो रही है? ये हो रही है पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट होती है अपनी क्रोन्स डिसीज। क्रोन्स डिसीज की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज इन्फ्लामेशन एंड अल्सर फॉर्मेशन into द स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन और अल्सर का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रोन्स डिसीज। और ये क्रोन्स डिसीज ये पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होता है? ये होता है टर्मिनल इलियम। इसी को बोलते हैं रीजनल कोलाइटिस एंटेराइटिस। इसे क्या बोलते हैं? रीजनल एंटेराइटिस। और इसी को दूसरा नाम भी कहते हैं, एक और कहते हैं। पहला हमने देखो क्रोन्स डिसीज को क्या कहते हैं? पर्टिकुलर रीजनल एंटेराइटिस। और ये पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होती है? टर्मिनल इलियम में होती है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इसका एक दूसरा नाम है जिसका नाम है इलाइटिस। क्या नाम है? इलाइटिस। ये पर्टिकुलर इसका दूसरा नाम है। यहाँ पर 1, 2 और ये पर्टिकुलर कौन से पार्ट में कॉमन है? तो यहाँ पर हमने देखा जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन डेवलप होती है टर्मिनल इलियम के अंदर। तो ये दोनों चीज़ क्लियर है कि ये कहाँ पर होती है? ये पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है, और जो क्रोन्स डिसीज़ है ये पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये भी टर्मिनल इलियम के अंदर होती है। दूसरा नाम है इसका रीजनल एंटेराइटिस, और इसी का दूसरा नाम है इलिटिस। तो यहाँ पर हमने देख लिया दोनों के डिफरेंट के बारे में, दोनों की क्या होती है, इसका डेफिनेशन के बारे में देख लिया। नेक्स्ट आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ की हमने डेफिनेशन देखी। इट इज़ इन्फ्लामेशन इनटू द इंटेस्टाइनल पार्ट which involve small intestine and large intestine is called inflammatory bowel disease. Next, according to the location of inflammation के लोकेशन का अनुसार इसको दो डिसीज़ के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया है। पहली डिसीज़ जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है उसे कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट बात करें क्रोन्स डिसीज़ जो पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन पर्टिकुलर टर्मिनल इलियम, या बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे टर्मिनल हिस्से में जो कि इलियम होता है उसके अंदर पाया जाता है, वो कंडीशन पर्टिकुलर क्या कहलाती है? क्रोन्स डिसीज़। तो ये दोनों हो गई। नेक्स्ट इसी दोनों डिसीज़ की हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्टली किस में हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन अगर देखा गया है कि किस में हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में हो। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पर्टिकुलर हिस्से में हो रहा है। तो इट इज़ फाउंड मोस्टली इन कोलोन एंड रेक्टम।
किस में हो रहा है, कोलोन और रेक्टम में हो रहा है। और ये पर्टिकुलर कोलोन में भी किस कोलोन में हो रहा है, पर्टिकुलर असेंडिंग कोलोन भी होते हैं, डिसेंडिंग कोलोन भी होते हैं और सिग्मॉइड कोलोन होते हैं। नेक्स्ट बात करें इधर ट्रांसवर्स कोलोन भी होते हैं। लेकिन जो कोलोन है मोस्टली और कौन से कोलोन में पाया जाता है, ये पाया जाता है अपना सिग्मॉइड कोलोन। किसमें, सिग्मॉइड कोलोन, ये सिग्मॉइड कोलोन में पाया जाता है। इसकी बात करें जो क्रॉन्स डिसीज है, हमने ऑलरेडी देखा है कि किस में होती है, इलियम में होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं टर्मिनल इलियम। ये दोनों की पार्ट की या किस किस लोकेशन पर्टिकुलर किस में होते हैं उसकी बात हो गई। नेक्स्ट बात करें, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये कैसे मूव करती है, इट मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। कैसे मूव करती है, इट मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। डाउनवर्ड टू अपवर्ड की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में है उसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन कम होगी। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर उसके अंदर क्या होते हैं, ऑलरेडी कॉमनाम सेल्स में होते हैं, या गट फ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा या हार्मलेस फ्लोरा, अपने हार्मलेस बैक्टीरिया जो कि अपने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ऑलरेडी बैक्टीरिया होने के कारण, जो कि अपने लिए क्या है, फायदेमंद बैक्टीरिया, वहाँ पर ऑलरेडी बैक्टीरिया होने के कारण वहाँ पर इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं या इन्फ्लामेशन के चांस कम होते हैं। और ये जो इन्फ्लामेशन है, ये जो इन्फेक्शन की कंडीशन है, ये इन्फ्लामेशन कहाँ से होते हैं, पर्टिकुलर बात की जाए तो ये स्टार्ट होते हैं रेक्टम एनल कैनाल से या एनस से या एनल कैनाल से। ये होते हुए कहाँ पर आते हैं, ये पर्टिकुलर पूरी इंटेस्टाइन एनस से, उसके बाद रेक्टम और उसके बाद किस में आएंगे, ये सिग्मॉइड कोलोन और इसके बाद किस में आएंगे, ये सिग्मॉइड के बाद ये डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ये पर्टिकुलर पूरी इंटेस्टाइन के अंदर ये फैल जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है इट मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये कहाँ से, ये डाउनवर्ड, या बात करें नीचे से ही आते हैं, या बात करें एनस से ही आते हैं, रेक्टम से आते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे ये मूव करते हैं। तो ये हो गया अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं। और जो क्रॉन्स डिसीज़ है, क्रॉन्स डिसीज़ में जो पर्टिकुलर इसका प्रोग्रेशन होता है, या इसका प्रोग्रेशन होता है, इट प्रोग्रेशन इज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये क्या होते हैं, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ ये पर्टिकुलर ये इन्फेक्शन या ये इन्फ्लामेशन ये पर्टिकुलर कहाँ से, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं। ये दोनों हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ हमने देखा मोस्टली कॉमन किस में है, सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम में। ये कहाँ से, इट मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यहाँ पर हमने देखा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंतर्गत ही। इट इज़ मोर सीवियर। ये सीवियर क्यों है, यहाँ की बात करें इट इज़ लेस सीवियर, अभी बात करेंगे इट इज़ मोर सीवियर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इट अफेक्ट, या इसकी बात करें जो अल्सर का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पर पर्टिकुलर अल्सर बना है, यहाँ पर तीनों को या दो को इन्वॉल्व किया है। बिकॉज इट अफेक्ट म्यूकस, ये इसकी बात करें इट इज़ अ लेस सीवियर, यहाँ पर बात करें इट इज़ लेस सीवियर कंडीशन, इट इज़ लेस सीवियर कंडीशन बिकॉज इट इन्वॉल्व या इट अफेक्ट ओनली म्यूकस एंड सब म्यूकस मेम्ब्रेन या लेयर। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि जो अपने
जो जीआई ट्रैक है पर्टिकुलर उसकी 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर में बात की जाए, सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, उसके बाद यहाँ पर मस्कुलर लेयर, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सीरस लेयर या सिरोसा या एडवेंटिसिया। तो ये चारों लेयर थी। और जो पर्टिकुलर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर पर्टिकुलर इसमें सिर्फ 2 ही लेयर अफेक्ट होती हैं। और जो हमारा क्रोन्स डिसीज़ होता है, क्रोन्स डिसीज़ में इट इन्वॉल्व्स कम्प्लीटली या इट इन्वॉल्व्स 4 लाइन। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये लेस सीवियर है और यहाँ पर बात करें इट इज़ मोर सीवियर, इट इज़ मोर सीवियर। ये क्या है? ये मोर सीवियर है और इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट लेयर ऑफ या इट अफेक्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं इट अफेक्ट। यहाँ पर अगर बात करें अल्सर फॉर्मेशन की या इन्फेक्शन की, इन्फ्लामेशन की, तो ये क्या है? ये चारों लेयर को अफेक्ट करते हैं। इट अफेक्ट कंप्लीट लेयर ऑफ इंटेस्टाइन की ये कंप्लीट लेयर को अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो जो अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ये होता है मोस्ट कॉमन, ये होता है लेस कॉमन। और होने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। और जो क्रोन्स डिसीज होता है ये लेस कॉमन है, ये जल्दी से नहीं होता है। नेक्स्ट बात की जाए, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही यहाँ पर देखना है, ये इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ लेस सीवियर, ये बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही लेयर अफेक्ट हो रही हैं। और ये यहाँ पर क्या है? ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन का मतलब ये जल्दी से या किसी व्यक्ति में आसानी से हो जाता है। लेकिन ये जो कंडीशन, जो क्रोन्स डिसीज़ वाली कंडीशन है, ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति में जल्दी से डेवलप नहीं होती है, ये लेस कॉमन है या लेस कॉमन है, जल्दी से ये कंडीशन डेवलप किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें फिस्टूला डज नॉट फॉर्म्ड। इसके अंदर यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमने देखा था सिर्फ 2 ही लेयर अफेक्ट हुई हैं, किससे? अल्सर से या पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन से। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर परफोरेशन नहीं होगा, या यहाँ की जो मटेरियल है वो इसमें का मटेरियल दूसरी कैविटी के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? फिस्टूला, इसमें फॉर्मेशन, फिस्टूला का फॉर्मेशन पर्टिकुलर अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर नहीं हुआ है। और क्रोन्स डिसीज़ के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो फिस्टूला है, फिस्टूला का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिस्टूला फॉर्म्ड, फिस्टूला का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि जो पेन की लोकेशन है, यहाँ पर पेन कहाँ पर होगा और इसमें पेन कहाँ पर? जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर पेन होगा, पेन अकर एट, यहाँ पर पेन क्या कहाँ होगा? हमने देखा था जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है मोस्टली कौन से पार्ट में हो रहा था? ये मोस्टली हो रहा था सिग्मोइड कॉलोन और रेक्टम में। तो ये पर्टिकुलर कौन से एरिया में, अगर हमने यहाँ पर इसके पहले डिस्कस किया था, अगर अब्डोमिनल कैविटी को अगर क्वाड्रेंट में डिवाइड करें तो कौन सा होगा? दोनों ऊपर के यानी राइट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और नीचे की बात करें तो लोअर राइट लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें पेन का जनरेट या पेन कहाँ से होगा? पेन अकर्स एट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। कहाँ पर पेन होगा? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा। और यहाँ पर बात करें पेन अकर एट राइट लोअर क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनल इलियम है इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये कौन से ओर होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट पर होता है। तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया पेन अकर्स एट राइट लोअर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, दोनों के अंदर
यहाँ पर पहला अल्सरेटिव कोलाइटिस लिखा था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या हुआ था, पर्टिकुलर यहाँ पर जो रेक्टम है या रेक्टम है और पर्टिकुलर यहाँ पर सिग्मॉइड कॉलोन है वो अफेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर रहेगा, डायरिया रहेगा, सॉरी डायरिया रहेगा। और यहाँ पर अगर बात करें इसके अंदर, तो जो पर्टिकुलर इलियम था, इलियम अफेक्ट हो रहा था। यहाँ पर बात करें इलियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर इंट्रिंसिक फैक्टर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या डायरेक्ट बात की जाए तो यहाँ पर विटामिन B12 क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। अब क्या होगा, अगर ये पर्टिकुलर इन्फ्लाम्ड एरिया रहेगा या इलियम क्या होगा, अगर इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर, तो क्या होगा, पर्टिकुलर यहाँ पर विटामिन B12 का या अल्सर होगा तो यहाँ पर विटामिन B12 का क्या नहीं होगा, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब विटामिन B12 का इसके अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अनीमिया होगा। क्या होगा, अनीमिया। और अनीमिया में भी कौन सा अनीमिया होगा, पर्नीशियस अनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। और इसके अंदर बात की जाए तो यहाँ पर देखा था अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस में थी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर थी। लार्ज इंटेस्टाइन में भी रेक्टम और यहाँ पर सिग्मॉइड कॉलोन के अंदर। और इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर इंटेस्टाइनल फ्लोरा पाए जाते हैं या नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, पर्टिकुलर वाटर का अब्जॉर्प्शन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, इट ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। क्या करते हैं, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। अगर इसमें पर्टिकुलर अल्सर है या यहाँ पर सिग्मॉइड कॉलोन या रेक्टम में अगर अल्सर है या कोलोन की बात करें तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इसका अगर ये धीरे धीरे क्या करता है, अगर मूव करता है और अपवर्ड साइड आता है, अगर ये कंडीशन पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीटली हो गई तो यहाँ पर पर्टिकुलर विटामिन के है, जो विटामिन के है, जो विटामिन के का सिंथेसिस है वो अफेक्ट हो जाएगा। ये अगर फर्दर अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ये हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर ये धीरे धीरे करके अगर लार्ज इंटेस्टाइन पूरे में अल्सर या इन्फ्लामेशन दोनों पूरे इंटेस्टाइन में हो गया तो ये क्या होगा कि जो पर्टिकुलर के का सिंथेसिस, विटामिन के का सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब विटामिन के डिस्टर्ब हो जाएगा बनना तो पर्टिकुलर क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 है, इनका क्या होगा, फॉर्मेशन ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब इसका फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो पर्टिकुलर क्या होगा, जो क्लोटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया, क्योंकि पर्टिकुलर इसके अंदर क्या नहीं है, विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। और जब यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर की कमी रहेगी तो जो क्लोटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस अब इसके होने के क्या कारण है। यानी हमने देखा इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के अंदर दो डिसीजें हैं, इनके होने का कारण क्या है, यानी कॉज की बात करते हैं। क्या करना है, कॉज की बात करें तो पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होने के कोई कारण नहीं है। यानी अगर कारण की बात की जाए तो अननोन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द कॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज इज अननोन। द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। यहाँ पर क्या है, कॉज क्या है, अननोन है, कोई नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। क्या रिस्क फैक्टर ऐसे कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ कंडीशन को क्या कर सकती हैं, जनरेट कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर हैं। रिस्क फैक्टर में देखा जाए तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अगर पर्टिकुलर किसी के पेरेंट्स में अगर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ की कंडीशन है तो मे भी उसके बच्चों में आने वाली जनरेशन में ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट बात की जाए रेडिएशन एक्सपोजर।
ऐसे व्यक्ति पर्टिकुलर जो रेडिएशन रूम में काम करते हैं, एक्सरे में काम करते हैं, पर्टिकुलर उनके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज़ होने की संभावना या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनमें देखा गया है पर्टिकुलर ये कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर वायरल एक्सपोजर। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन होने के बाद ये कंडीशन या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की कंडीशन ये डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आफ्टर वायरल एक्सपोजर। यहाँ पर लिख सकते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। क्या होगा, पर्टिकुलर क्या होता है, जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और वो जाने के बाद पर्टिकुलर इस एंटीजन के लिए बॉडी, इस एंटीजन से लड़ने के लिए बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी अपनी बॉडी बना लेती है पर्टिकुलर इस एंटीजन से फाइट करने के लिए और इसको क्या करती है, किल कर देती है। सही होने के बाद ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी अपनी बॉडी की कुछ नॉर्मल सेल को डैमेज करने लगती है। बात करें यहाँ पर जो इंटेस्टाइन की पर्टिकुलर सेल है उसको डैमेज करने लगती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अगर एंटीबॉडी अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल को ही डैमेज करने लगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसीज। तो इस कंडीशन ऑटो इम्यून डिसीज की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट। ऐसा व्यक्ति जो कि हाई फैट का या फैट का यूज़ ज़्यादा कर रहा है और फाइबर डाइट का यूज़ कम कर रहा है, फैट का ज़्यादा यूज़ कर रहा है और फाइबर का कम यूज़ कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर भी पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें एक्सेसिव यूज़ ऑफ NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इस पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ करने से भी पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो NSAID है ये पर्टिकुलर क्या है, इसके अंदर कुछ टैबलेट आती हैं जैसे डेक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये पर्टिकुलर NSAID हैं। इनका क्या काम होता है, पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करती हैं, ये होती हैं कॉक्स इनहिबिटर। जो कॉक्स इनहिबिटर होता है इसका फुल फॉर्म होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर। साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर ये क्या काम करती हैं, पर्टिकुलर ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, इसको इनहिबिट करती हैं। अगर ये कंडीशन और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर अपनी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको पर्टिकुलर कम करने के लिए काम करता है। तो पर्टिकुलर अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ही अगर कम हो जाएगा तो अपनी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वो रिसॉल्व नहीं होगी। ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने से पर्टिकुलर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ हमने लिख दिया एक्सेसिव यूज़ ऑफ NSAID। नेक्स्ट बात करते हैं excessive use of एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है, अगर पर्टिकुलर बात की जाए एंटीबायोटिक, तो अगर इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ लंबे समय तक किया जाए तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर नॉर्मल फ्लोरा है या कॉमनाम सेल्स में है, या बात करें जो अपने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं,
पर्टिकुलर वो अपने लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, मतलब हार्मलेस होते हैं, या बात की जाए अपने लिए लाभदायी होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, पर्टिकुलर जो अपना बैक्टीरियल एक्शन होता है वो पर्टिकुलर जब उसमें फूड या फीकल मटेरियल जाता है अपने इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये क्या काम करते हैं, ये बैक्टीरियल एक्शन काम करते हैं, अपने बॉडी के लिए क्या होते हैं, लाभदायी होते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक या ज़्यादा ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करने से क्या होगा, पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया वहाँ पर डेड हो जाएंगी या डेथ हो जाएगी, और पर्टिकुलर जो इनके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन को प्रोटेक्शन करने वाली या इन्फेक्शन से बचाने का काम करने वाली या इन्फ्लामेशन से बचाने का काम करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर पर्टिकुलर वो डेड हो जाएंगे तो जो पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होने की संभावना रहेगी। इसलिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ऑल्सो लीड फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो ये हो गए एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर हो सकता है यूज़ ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट, अगर गैस्ट्रिक इरिटेंट का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा उसके अंदर पर्टिकुलर अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये पर्टिकुलर जो गैस्ट्रिक इरिटेंट होते हैं ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर HCl का सिक्रेशन कराते हैं। किसका, HCl का सिक्रेशन ज़्यादा कराते हैं। अगर HCl अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा जब निकलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और जो पर्टिकुलर जितनी क्षमता होती है या उसके अंदर क्या अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रलाइज यानी HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर बात की अगर ज़्यादा एसिडिक HCl रहेगा, या इसकी बात करें तो जो मान लीजिए एक दिन में जो गैस्ट्रिक जूस है वो 1000 से लेकर 1500 ml निकलता है। गैस्ट्रिक इरिटेंट का कोई भी व्यक्ति यूज़ किया तो जो ये 1000 से 1500 है ये हो सकता है 2000 से 3000 या 2 लीटर से 3 लीटर निकलने लगे, और एसिडिक नेचर ज़्यादा निकलने लगे। जब ये ज़्यादा निकलने लगेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो अब इतनी इसकी क्षमता नहीं है कि जल्दी से जल्दी पर्टिकुलर HCl को न्यूट्रलाइज कर दे और पर्टिकुलर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एटमॉस्फेयर है उसमें एडजस्ट हो जाए। तो इतना HCl होने के कारण पर्टिकुलर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के उसमें अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो कंडीशन अपनी क्रॉन्स डिसीज़ को लीड कर रही है, तो इसके कारण भी पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो नेक्स्ट बात करें यहाँ पर यूज़ ऑफ स्मोकिंग। अगर जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसके अंदर पर्टिकुलर स्मोकिंग के अंदर क्या होती है, निकोटीन होती है। ये पर्टिकुलर कॉज करती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ को, ये भी कॉज करती है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर क्या है, स्मोकिंग है। यहाँ पर हमने डाइट की बात की ही थी कि जो व्यक्ति पर्टिकुलर हाई फैट लो फाइबर डाइट का यूज़ कर रहा है उसके अंदर पर्टिकुलर ये संभावना या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये क्या हो गए, पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर हो गए। अगर किसी सिंगल कारण की बात की जाए तो सिंगल कारण इसके अंदर अब्सेंट होता है या सिंगल कारण कोई नहीं है, इसके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिससे कि ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, उसके बाद हम देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक मेजरमेंट को। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स किसी भी पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ हो गई है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो रहा है या अल्सर हो रहा है, तो दोनों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा पेन। इसके पहले हमने पेन की लोकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पेन होगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर किस में होगा, जिसमें होगा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, और जो अपना क्रोन्स डिसीज़ होती है क्रोन्स डिसीज़ के अंदर टर्मिनल इलियम में था, और वो कंडीशन या वो लोकेशन कौन सी थी, राइट लोअर क्वाड्रेंट थी। तो यहाँ पर पेन हो गया, तो दोनों की पेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है दोनों में। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पर फीवर। फीवर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। अगर इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, फीवर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिमेटोचीजिया। हिमेटोचीजिया का मतलब होता है फ्रेश ब्लड प्रेजेंट इनटू द स्टूल। स्टूल में फ्रेश ब्लड का
प्रेजेंट होना, वो कंडीशन क्या लगती है, हिमेटोचीजिया। हिमेटोचीजिया पर्टिकुलर अगर दोनों की बात करें, दोनों पार्ट की बात करें, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा था क्रॉन्स डिसीज। तो जो हिमेटोचीजिया है वो मोस्टली प्रेजेंट किस में होगा, वो मोस्टली प्रेजेंट होगा अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा था सिग्मोइड और रेक्टम के अंदर, सिग्मोइड कॉलोन और रेक्टम के अंदर पर्टिकुलर अल्सर का फॉर्मेशन और इन्फ्लामेशन हो रहा था। तो ये, और नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, हिमेटोचीजिया हो गया। नेक्स्ट हो गया मेलेना। मेलेना पर यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था जो टर्मिनल इलियम पे, यानी क्रॉन्स डिसीज के अंदर कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा था, यहाँ पर टर्मिनल इलियम हो रहा था। टर्मिनल इलियम यहाँ पर ओल्ड ब्लड होगा, ओल्ड ब्लड प्रेजेंट इनटू द स्टूल, स्टूल के अंदर ओल्ड ब्लड प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो ब्लड है वो लगभग क्या है कि पूरी इंटेस्टाइन को ट्रेवल करके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में जा रहा है, उसके बाद जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए ओल्ड कह रहे हैं। तो ये मेलेना हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, पेशेंट के अंदर डेवलप होगा एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। ये कॉमन ये पर्टिकुलर क्या है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ये अपीयर होंगे पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर क्या होगा, वेट लॉस। क्यों, पर्टिकुलर पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, अच्छे से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा, उसके कारण क्या होगा, पेशेंट के अंदर वेट लॉस होगा। तो यहाँ पर हमने देखा पेन होगा, फीवर होगा, हिमेटोचीजिया होगा, मेलेना होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होगी, वेट लॉस होगा। और जो ब्लीडिंग टाइम है, यहाँ पर ब्लीडिंग टाइम की बात की जाए, या यहाँ पर कह सकते हैं अनीमिया, क्या होगा, अनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अनीमिया में कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म यूज़ करेगी बॉडी। अनीमिया होगा पेशेंट के अंदर, अभी हमने देखा था कि धीरे धीरे अल्सर के फॉर्मेशन होने के कारण जो ब्लड है वो धीरे धीरे अपने स्टूल के थ्रू धीरे धीरे वो बाहर निकल रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन डेवलप रहेगी तो क्या होगा, अनीमिया होगा। अनीमिया में कुछ पर्टिकुलर अपनी बॉडी कुछ एक्शन करती हैं। यहाँ पर बात करें तो जैसे इसके अंदर क्या होगा, अनीमिया में कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपनी बॉडी के द्वारा किया जाता है। अनीमिया में जैसे यहाँ पर होगा टेकीकार्डिया कंपनसेट करेगी, इसलिए जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट बढ़ा लेगी, अपने हार्ट के द्वारा हार्ट रेट बढ़ा लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें टेकीपनिया क्या होगा, नेक्स्ट टेकीपनिया होगा। यहाँ पर जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमने देखा टेकीकार्डिया और टेकीपनिया, ये दो कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपने हार्ट के द्वारा किए जाएंगे। तो ये हो गए अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी रहेगी, उसके अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्या है, उसमें जल्दी से क्लॉट नहीं बनेगा। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक मेजरमेंट के बारे में। डायग्नोस्टिक मेजरमेंट पर्टिकुलर इसको पता ना करें, यानी कहने का मतलब अपने यहाँ पर बाउल के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, दोनों इंटेस्टाइन के अंदर अगर पता लगाना हो कहाँ पर कितना लीजन बना हुआ है, अल्सर कितना बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन कहाँ हुआ है, उस सारी चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोसीजर को अपनाया जाता है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या करा सकते हैं, सीटी स्कैन के अंदर पर्टिकुलर इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर एमआरआई कर सकते हैं। नेक्स्ट बैरियम एनिमा, जो बैरियम सल्फेट का यूज़ करके यहाँ पर बैरियम एनिमा, यहाँ पर एनिमा के साथ बैरियम दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरे विजुलाइजेशन, और क्या करेंगे, एक्सरे द्वारा इसको विजुलाइज कर देंगे कहाँ पर कितना अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है, वो सारी चीज़ इसके अंदर बैरियम एनीमिया के द्वारा पर्टिकुलर पेशेंट में देखा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इसको चेक करने के लिए सीबीसी जांच करा लेंगे। सीबीसी के अंदर क्या मिलेगा, हमने अभी देखा था अनीमिया हुआ था। अनीमिया का मतलब अगर बात करें यहाँ पर जो आरबीसी की काउंटिंग है, आरबीसी की जो काउंटिंग है वो कम मिलेगी हमें। और इसके अंदर
WBC की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा मिल सकती है इसके अंदर, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस यहाँ पर रहेंगे और WBC यहाँ पर बढ़ा मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर डायग्नोस्टिक मेजरमेंट के अंदर पर्टिकुलर एनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, एनोस्कोपी, एनस को देखने के लिए, पर्टिकुलर सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइड को देखने के लिए, और पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसका नाम है प्रोक्टोस्कोप। क्या नाम है? प्रोक्टोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके द्वारा पर्टिकुलर सिग्मोइड कोलोन रेक्टम को, रेक्टोस्कोपी रेक्टम को देख सकते हैं, या एनोस्कोपी एनस या एनल कैनाल को देखने के लिए, सिग्मोइड कोलोन देखने के लिए और रेक्टम को देखने के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसके कहते हैं प्रोक्टोस्कोप। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इसको चेक करने के बाद पर्टिकुलर यहाँ पर हमने देखा क्या है, CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, बैरियम एनीमा पर्टिकुलर पेशेंट को दे सकते हैं और उसके अंदर एक्सरे विजुअलाइजेशन कर लेंगे। और यहाँ पर एनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोप का यूज़ करके पर्टिकुलर इसको देखा जा सकता है। CBC के अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पर RBC क्या है, RBC के नंबर कम है, यहाँ पर अनीमिया था तो यहाँ पर अनीमिया लिख सकते हैं, अनीमिया, ये अनीमिया को शो कर रहा है। यहाँ पर जो WBC है, WBC की मात्रा क्या हुआ है, बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, पर्टिकुलर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है। तो ये पर्टिकुलर क्या होगा, इसके डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अब इसकी, ये डायग्नोस्टिक मेजरमेंट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के। जो सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं पर्टिकुलर, उसको कौन सी पोजीशन में देंगे, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन में पर्टिकुलर जो एनोस्कोपी या रेक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं पर्टिकुलर इस पोजीशन में इसको किया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने जो रिस्क फैक्टर थे जिसकी वजह से पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ हो रही थी, उसको क्या करना है, उसको हमको सबसे पहले उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट, क्या करना है, गैस्ट्रिक इरिटेंट को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, अवॉइड यूज़ ऑफ NSAID मेडिसिन को कम से कम या मिनिमम लेना है, या लिख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम यूज़ ऑफ NSAID। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर क्या हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन हो। यहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप यहाँ पर, इसके पहले अगर डाइट की बात करें तो यहाँ पर क्या देंगे, डाइट में देंगे लो फाइबर डाइट और लो फैट डाइट और हाई कैलोरी हाई प्रोटीन। यहाँ पर लो फाइबर डाइट क्यों दे रहे हैं, पर्टिकुलर इस पेशेंट के अंदर हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा था, वहाँ पर डायरिया भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी जो भी सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या नहीं हो रहा, ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर जैसे फूड का इंजेक्शन किया जाएगा उसी तरह अपने एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा और वो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि पर्टिकुलर वहाँ पर जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा थे, जो अपने गट फ्लोरा था, वो क्या हो रहा था, वहाँ पर डेड हो गया था। क्योंकि वहाँ पर हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर देखा था कि पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन के जो ओरिजिन थे या डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा था, पर्टिकुलर वो रेक्टम से स्टार्ट हो रहा था या लोअर पार्ट से हो रहा था और धीरे धीरे वो अपवार्ड की तरफ पूरे स्मॉल या पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। उसके अंदर हमने देखा था कि पर्टिकुलर जो नॉर्मल फ्लोरा थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे,
जब नॉर्मल फ्लोरा डिस्ट्रॉय होंगे तो जो बैक्टीरियल एक्शन होंगे, जो फूड के ऊपर या जो बात करें जो पर्टिकुलर स्टूल के ऊपर, फीकल मटेरियल के ऊपर जो बैक्टीरियल एक्शन होता है जिसके अंदर वाटर को ऑब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। जब वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं होगा तो लिक्विड या बात करें सेमी सॉलिड जो स्टूल रहेगा वो अपनी बॉडी से पास आउट होगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि डायरिया, ये कंडीशन क्या होगी, डायरिया होगी। एट द टाइम ऑफ डायरिया हम लो फाइबर डाइट देंगे, क्योंकि फाइबर कंटेन मोर वाटर। फाइबर क्या कर रहा है, मोर वाटर को कंटेन कर रहा है। अगर इसमें भी वाटर है, अब पर्टिकुलर जो खाना खा रहे हैं उसके द्वारा भी उसमें भी वाटर है और वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है जो कि पर्टिकुलर वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कर सकें, तो क्या है, इसमें भी ज़्यादा पानी, फूड में भी ज़्यादा पानी, और पर्टिकुलर पानी को पर्टिकुलर ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर डायरिया होगा। इसलिए डायरिया को रोकने के लिए या कम करने के लिए पर्टिकुलर लो फाइबर डाइट देंगे। अब फैट अपनी बॉडी के लिए नुकसानदायक था, इसलिए ऑलरेडी फैट का यूज़ कम कर रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रोटीन क्यों दे रहे हैं, पर्टिकुलर अपनी बॉडी में हमने देखा था कि फूड यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या बात करें खाने का अब्जॉर्प्शन नहीं हो, जिससे कि बॉडी में क्या हो रहा है, वीकनेस आ रही है, वेट लॉस हो रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कैलोरी फुल देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हुआ था, अल्सर के फॉर्मेशन को हीलिंग करने के लिए जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर पेशेंट को देंगे, जिससे कि अल्सर क्या है, जल्दी से जल्दी हील हो सके, तो यहाँ पर हाई प्रोटीन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, ये तो हो गया कुछ अपने सलाह होगी। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देंगे, अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिस क्या देंगे, एनाल्जेसिक दे देंगे, डाइक्लोफेन दे देंगे, ये सारी दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दूसरा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर फीवर हो रहा है, तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन का दे सकते हैं, जिसे कहते हैं पीसीएम, पैरासीटामोल दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या हो रहा है, पर्टिकुलर में भी सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं, तो यहाँ पर मेडिसिन दे सकते हैं ऑफ्लॉक्सासिन, यहाँ पर ऑफ्लॉक्सासिन, या यहाँ पर दे सकते हैं मेट्रोनिडाजोल, या मेट्रोजिल। यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन को कम करने के लिए, उसको बचाने के लिए पर्टिकुलर ये मेडिसिन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर डायरिया को कम करने के लिए, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे, यहाँ पर दे सकते हैं लोपरामाइड क्या है, एंटी डायरियल है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लोपरामाइड दे दिया, और यहाँ पर हमने देखा था कि ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसेंट, यहाँ पर अम्यून, यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर ऑटो इम्यून देखा था, तो अम्यून को कम करने के लिए पर्टिकुलर साइक्लोसेरिन मेडिसिन का ये साइक्लोसेरिन, ये क्या है, अम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेरॉइड देंगे, स्टेरॉइड जिसमें डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर स्टेरॉइड है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर एनाल्जेसिस दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, लोपरामाइड, साइक्लोसेरिन, और यहाँ पर स्टेरॉइड दे सकते हैं, जिसमें हमने दे दिया डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, और यहाँ पर कुछ मेडिसिन है जिसको दे सकते हैं, और वो क्या काम करेंगी, पर्टिकुलर यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर दे सकते हैं पेशेंट को पेंटोप्राजोल। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को क्या फील हो रहा था, यहाँ पर वॉमिटिंग फील हो रही थी, तो यहाँ पर दे सकते हैं पेशेंट को ओंडानस्टोन, एंटी एमेटिक, यहाँ पर दे सकते हैं पेंटोप्राजोल दे सकते हैं, यहाँ पर HCl को कम करने के लिए, पर क्या है, ये क्या है, PPI है, कौन सी मेडिसिन है, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर दे सकते हैं H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर्स के अंदर आती है रेनिटिडिन, सेमिटिडिन आती है। ये सारी चीज़ ये क्या हो गई, ये अपना मेडिकल मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में हमने कुछ बात कर लिया, कुछ यहाँ पर एडवाइसें हैं उसको पेशेंट को देना है, यहाँ पर ये सारी क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट
सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर होगा, हमने देखा था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो मोस्टली अफेक्टेड पार्ट है उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। हमने देखा था यहाँ पर जो कोलोन, यहाँ पर सिग्मोइड कोलोन ज़्यादा अफेक्टेड होता है या रेक्टम, तो जो पर्टिकुलर जो अफेक्टेड पार्ट है उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है, और बचे हुए पार्ट को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो यहाँ पर कर सकते हैं कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी, कोलोन को जो पर्टिकुलर अफेक्टेड कोलोन है उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और नेक्स्ट बात करिए, ये किसके अंदर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रोन्स डिसीज़ के अंदर हमने देखा था कि इलियम, अफेक्टेड पार्ट क्या है, इलियम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी, पर्टिकुलर इलियम को यहाँ पर रिमूव कर देंगे और पर्टिकुलर उसके बाद यहाँ पर बचे हुए पोर्शन को आगे वाले पोर्शन से जोड़ देंगे। तो इसमें क्या हो, इसमें कौन किस में होगा, ये क्रोन्स डिसीज़, क्रोन्स डिसीज़, क्रोन्स डिसीज़ ये क्या इसमें होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक, सर्जिकल मैनेजमेंट तक, डायरेक्टिव मैनेजमेंट तक। और इसकी अगर एक चीज़ और बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कंडीशन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्री कैंसरस कंडीशन, प्री कैंसरस कंडीशन ऑफ कोलोन। कोलोन की ये क्या कहती है, प्री कैंसरस कंडीशन, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस को और क्या कह सकते हैं, प्री कैंसरस कंडीशन ऑफ कोलोन। कोलोन की ये क्या होती है, प्री कैंसरस कंडीशन होती है। तो आशा करता हूँ ये आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया गया होगा वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।